आप YouTube जयसी पांडुकेसर और फेसबुक पर नरेंद्र पौड़ा गोपी सर पर आप देख सकते हैं। मैं ई लर्निंग के माध्यम से आज इस कोरोना की महामारी के दौरान और जिसमें शैक्षिक सत्र भी नहीं चल पा रहे हैं और लॉकडाउन है, तो हमारे छात्राएं तो इसका फ़ायदा ले ही रहे हैं, वो सभी जानते हैं। मैं विगत 2 वर्षों से YouTube के माध्यम से पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन अन्य छात्र भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। कल मैंने कक्षा 12 संस्कृत के टॉपिक पढ़ाया था। आज कक्षा 11 ये संस्कृत का जो विषय है उसी पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और खंड घ में जो आता है कि संस्कृत भाषा और वैदिक एवं लौकिक साहित्य, ये बहुत ज़रूरी है कि पहले में संस्कृत भाषा का ज्ञान हो, उसके बाद हम वैदिक एवं लौकिक साहित्य की ओर जाएंगे। और ये काफ़ी इसमें ज़्यादा ही सिलेबस है, फिर भी सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कक्षा 11 के बच्चों के लिए कि प्रश्न है कि संस्कृतम इति पदस्य व्युत्पत्ति लेखनीय। संस्कृत के पद की जो व्युत्पत्ति है या उत्पत्ति है उसके बारे में लिखना है। या इस क्वेश्चन को हम, इस प्रश्न को इस तरह से भी कह सकते हैं कि संस्कृतम इति पदस्य परिभाषा लेखनीय। इसका उत्तर है, आप ध्यान से सुन लें, लिख भी सकते हैं और अंत में आपको ये इसमें भी बता दिया जाएगा, तो आप ढंग से दे सकते हैं कि संस्कृतम इति पदस्य व्युत्पत्ति लेखनीय अथवा या संस्कृतम इति पदस्य परिभाषा लेखनीय। इसका उत्तर में व्युत्पत्ति की दृष्टि से संस्कृत शब्द की रचना सम उपसर्ग पूर्वक कृत धातु से कत प्रत्यय के योग से हुई है, जिसका अर्थ होता है सम्यक कृतम परिष्कृतम, अर्थात भली भांति परिष्कृत या शुद्ध किया गया। अर्थात ये भाषा ही वास्तव में शुद्ध भाषा है। संस्कृत वास्तव में संस्कृत भाषा सर्वाधिक परिष्कृत या परिमार्जित भाषा है, इसलिए यह संसार की सबसे शुद्ध भाषा है। संस्कृत एक शुद्ध भाषा है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। और इसे ये इसकी उत्पत्ति के बारे में यहाँ पर आपने सुना या बताया जा रहा है। तो भारतीय संस्कृत और सभ्यता का इतिहास, उसके महान ग्रंथ और हमारे पूर्वजों का शुद्ध बुद्ध गौरवगान भी इसी भाषा में निहित है। संस्कृत भाषा के अध्ययन द्वारा हम जहाँ भारतीय धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य और नीति आदि में निस्वार्थ हो सकते हैं, वही अपनी भाषा ज्ञान को शुद्ध और विस्तृत बनाकर भाषाई समन्वय में अपना महान योगदान कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं, यही संस्कृत भाषा है। चाहे हमारे दर्शन ज्ञान हो, विज्ञान हो, हमारे साहित्य हो, सब कुछ इसी के द्वारा हम इसमें सीख सकते हैं। इसी के द्वारा इसका समन्वय होता है, हमें इसके बारे में पता चलता है। चाहे हमारे पूर्वज कोई भी रहे हों, और हमारे पूर्वजों के द्वारा भी इसी भाषा का अध्ययन किया गया। और इसकी जो व्युत्पत्ति के बारे में आपने इससे पहले भी सुना कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से हम जो संस्कृत की शब्द की जो रचना हुई है उसमें सम उपसर्ग पूर्वक कृत धातु से कत प्रत्यय के योग में हुई है। और इसका अर्थ होता है सम्यक कृतम परिष्कृतम, अर्थात भली भांति परिष्कृत या शुद्ध किया गया। ये तो सबसे पहले आपको हमने बताया कि संस्कृत के बारे में आप क्या जानते हैं, संस्कृत की उत्पत्ति क्या हुई, व्युत्पत्ति कैसी हुई इसके बाद हम आपको दूसरा इसी के तहत हम आपको बताने जा रहे हैं कि वैदिक एवं लौकिक साहित्य में आपके पास फिर इसके बाद आता है कि आपके पास कितने रचनाकार हैं और उनके रचयिता कौन है। अब सबसे बड़ी बात है कि आपके पास रचना कौन कौन सी रचना है, उनके लेखक कौन है, कहने का तात्पर्य है। और ये जो अभी दिखा रहा हूँ मैं, ये प्रश्न है, ये सामने जो लिखे हुए हैं ये बिल्कुल अशुद्ध हैं, इनको मिलाना पड़ेगा। और इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप इनको मिला देंगे तो आपको लेखक का पता चल जाएगा, रचनाकार का, उसकी रचना का पता चल जाएगा। उसके बाद आपके पास एक ही चीज़ बचती है कि उसका रचनाकाल कब था। बाकी आपके पास जो प्रश्न आता है 5 नंबर का या 10 नंबर का, उसमें ये आते ही आते हैं कक्षा 11 में। तो इसलिए छात्रों को इसका पता चल जाना चाहिए कि जितने भी रचना और रचयिता इसके हैं, रचनाएं आपके पास यही रचनाएं हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 10 रचनाएं क ख ग से ले हमने इसमें जो लिखी हैं, तो 10 रचनाएं हैं। और इन 10 रचनाओं के बारे में जो इनके रचयिता है, इनका एक्चुअली देश काल क्या है, कब इन्होंने लिखी, यही चीज़ आपकी रह जाती है। बाकी 2 चीज़ें आपकी अपने आप ही स्पष्ट हो जाती हैं। तो 10 कुमार चरितम, किरातुर्जनियम, कुमार संभवम, नल चंपू, अर्थशास्त्रम, मुद्रा राक्षसम, पंचतत्रम, हितोपदेशो, शिशुपाल वदनम और मृछ कटिकम। अब यहाँ पर हमने ये रचनाएं लिख दी। रचयिता इनके जो हैं अलग अलग हैं, ये रचयिता सही नहीं है अभी। कालिदास, विक्रम भट्ट, दंडी, भारवी, विशाखा दत्त,
विश्वशर्मा, कौटिल्यः, शूद्रकः, नारायण पंडितः, माघः। अब ये अलग अलग हैं, वास्तव में इनके लेखक कौन है, इनके रचयिता कौन है, अगर आपको इसके बारे में पता चल जाएगा तो निश्चित ही है कि आपका जो ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षाएँ हों, मासिक परीक्षाएँ हों, चाहे वार्षिक परीक्षाएँ हों, और ये यही नहीं, ये 12वीं में भी आपके काम आएगा, हमेशा काम आएगा। यदि संस्कृत के जो छात्र हैं तो उनको इन रचनाओं की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हम आगे जब फिर कोई नई वीडियो डालेंगे तो उसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा, क्योंकि लेकिन इसके जो रचयिता कौन है, सही जो इसका मेल करने का है, सही मेल क्या है, अब आप देख सकते हैं उत्तरम ये है दस कुमार चरितम। दस कुमार चरितम को लिखा गया है, इसके जो लेखक रहे हैं, जो रचयिता रहे हैं, ये हैं दंडी। कीर्तार्जुन नियम, इसके जो हैं रचयिता हैं भारवी। कुमार संभवम कालिदास जी द्वारा लिखा गया है। नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट, अर्थशास्त्रम कौटिल्यः, मुद्रा राक्षसम विशाखः दत्तः, पंचतत्रम विष्णुशर्मः, हितोपदेशः नारायण पंडितः, शिशुपालवधम माघः, मृच्छकटिकम शूद्रकः। अब आपने 10 जो रचनाएं देखी, ये प्रश्न भी है और ये उत्तर भी है। यही हमने आपको, अगर विद्यालय में होते तो हमने आपको बोर्ड पर इसको वैसे भी पढ़ाना था, आपसे लिखाना था, लेकिन आप इसको इसलिए इसके वीडियो में मैं पूरा लिखा हुआ डाल रहा हूँ ताकि आप इसको घर पर भी उतार सकते हैं, आप समझ सकते हैं। जब आपको इन रचना और रचयिता के बारे में पता चल जाएगा तो अब आप इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, वो तभी पढ़ा जाएगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि इनके लेखक कौन है या इनके रचयिता कौन है। इसी तरह से आपको संस्कृत की व्युत्पत्ति के बारे में भी पता होना चाहिए, तो इसके बारे में संस्कृत शब्द कैसे बना, इसमें कौन सी धातु आती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आज कक्षा 11 के लिए ये, कल आपको इसी क्रम में जब हम आगे चलेंगे तो वेद के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि आपके पास जो है वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य है, तो उससे सबसे पहले हम फिर क्या करेंगे, वेद पर चलेंगे। इसी के साथ में आजकल कोरोना की महामारी है, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर न निकलें और सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें और बिना किसी कार्य के आप बाहर न निकलें। वैसे भी छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, ई लर्निंग के तहत पढ़ाई चल रही है, आपको घर पर ही आपको पढ़ाया जा रहा है। आप अपने मोबाइल खोलकर और ऑनलाइन आपको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसलिए आपको वैसे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं तो देश स्वस्थ रहेगा, इसलिए कोरोना की महामारी में आप बाहर न निकलें, सरकार का सहयोग करें, राज्य का सहयोग करें, पड़ोसियों का सबका सहयोग करें, ताकि इस महामारी से सबको बचाया जा सके और ये महामारी न फैले। ये आपका भी अधिकार बनता है, ये आपका भी, आपके ऊपर भी नियम लागू होता है कि आप सुखी हैं, आप स्वस्थ रहें और दूसरों को, इससे दूसरों को भी परेशानी नहीं होगी। ये आप अपने घर में रहें और घर से बाहर न निकलें। आज के लिए इतना ही।